नमस्कार, जोहार। मैं एहसन विकास स्वागत करता हूं आप लोगों का यंग माइंड्स एकेडमी में। और आज का जो हमारा ये लेक्चर है केमिस्ट्री का, आपका थर्ड लेक्चर है। ठीक है, 11th क्लास का थर्ड लेक्चर। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था थॉमसन मॉडल को, ठीक है ना, जे थॉमसन मॉडल को और रदरफोर्ड मॉडल को देखा था हमने ना। तो क्यों ना उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लिया जाए, ठीक है, ताकि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे को एक बार देखना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल को, ठीक है ना। तो थॉमसन मॉडल में क्या बताया गया था कि एटम के बारे में क्या बताया गया था? तो एटम के बारे में बताया गया था कि एटम क्या है? एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज। देखिए तो आपको हर जगह क्या आपको दिखाई दे रहा है, हर जगह आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या है? एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, किससे बना हुआ? पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ। और बीच बीच में कहीं कहीं क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज है जो कि एम्बेडेड है। आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था वाटरमेलन का। तो वाटरमेलन में क्या है? आपका हर जगह क्या है? आपका फल है लाल रंग का, और उसका जो सीड्स है, बीच बीच में क्या होता है? सीड्स होते हैं ना। तो सीड्स क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसी को नाम दिया गया था आपका प्लम पुडिंग मॉडल, चाहे वाटरमेलन मॉडल, ठीक है ना। लेकिन ये मॉडल ये फेल होता है। क्यों फेल होता है भाई? इसके पीछे कारण क्या है फेल होने का? क्योंकि ये मॉडल आपका सही से बता नहीं पाता है कि एटम न्यूट्रल है कि नहीं है, ठीक है ना। बताइए न्यूट्रल किसको बोलेंगे? न्यूट्रल किसको बोलेंगे? न्यूट्रल आप उसको बोलेंगे कि जहां पे कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। मान के चलिए कि मेरे पास 5 को नेगेटिव चार्ज है और 5 को पॉजिटिव चार्ज है। तो 5 को दोनों है, तो दोनों क्या कर देगा? दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और ओवरऑल चार्ज क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा, ठीक है ना। उसमें कोई चार्ज नहीं है कहने का मतलब, ठीक है ना। लेकिन क्या आपको इसको देख के लगता है कि क्या ये न्यूट्रल होगा? नहीं, ये आपका न्यूट्रल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या है? आपका मेनली कौन चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और कहीं कहीं क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है इस मॉडल में। तो बताइए, तो इस स्थिति में ये एटम न्यूट्रल कैसे रहेगा? जबकि हम जानते हैं आज के दौर में क्या जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसमें ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता एटम में। लेकिन इसके मॉडल के हिसाब से क्या है? ये आपका क्या है? आपका न्यूट्रल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है न्यूट्रल। अच्छा, और इन्होंने इस मॉडल में क्या क्या दिखा दिया है कि हर जगह क्या है? हमारा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। तो इसको रॉन्ग किसने बताया था? इसको रॉन्ग प्रूफ किया था किसने? तो रदरफोर्ड ने किया था। कैसे किया था? तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने क्या बताया था कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसका नाम था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था, ठीक है ना। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आपका क्या निकलता है? तो उससे आपके कुछ कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, जैसे कि अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज निकलते ना। तो उन्होंने अल्फा रेज का यूज किया, और अल्फा रेज को कहां पे जाके बॉम्बार्डमेंट किया था? मैंने आपको बताया था कि उसका जो बॉम्बार्डमेंट हुआ था वो गोल्ड लीफ में किया गया था। गोल्ड का सबसे पतला से पतला शीट बनाया जा सकता है, इसीलिए गोल्ड का यूज किया गया था। और जितना भी अल्फा रेज पास हुआ उससे हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि अल्फा रेज जो निकला वो जब गोल्ड से टकराया, गोल्ड लीफ से टकराया, तो मैक्सिमम जो रेज क्या हो गया? आपका पार हो गया, ठीक है ना। मैक्सिमम रेज क्या हो गया? पार हो गया। कुछ रेज क्या हो गए? थोड़ा सा उसका डायरेक्शन चेंज होता है कुछ रेज का। कुछ रेज होते हैं जो कि एकदम सीधा जाता है और सीधा लौट के आ जाता है। हमने ये देखा था ना। हमने क्या देखा था कि कुछ रेज जाता है पूरा पार कर जाता है एकदम आराम से, ठीक है ना। पूरा पूरा गोल्ड लीफ पार कर देता है, हमारा स्क्रीन में उसका आपका फ्लैश दिखा देता है नहीं। और कुछ रेज होता है वो थोड़ा सा बेंड करता है, कुछ रेज थोड़ा सा बेंड करता है, और कुछ रेज क्या होता है? घूम के आ जाता है। यही बताया गया था। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या बताया था? इस बेसिस पे, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमें यह पता चला था कि एटम क्या है? हॉलो है। आपका एटम के अंदर क्या है? बहुत स्पेस है, ठीक है। एटम क्या है? काफी खाली है, काफी स्पेस है। जबकि आपके थॉमसन मॉडल में देखिए पूरा एटम क्या है? भरा हुआ है कि नहीं? हर जगह क्या है? आपका पॉजिटिव चार्जेस है कि नहीं? पॉजिटिव चार्जेस है। लेकिन आपके ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे हमको क्या समझ में आया कि एटम क्या है? आपका काफी स्पेस है, इसलिए तो आपको लौट के आपका सब कुछ पार हो गया, रे सब, ठीक है। अगर थोड़ा सा मुझे यहाँ जगह चाहिए, चलिए मैं आपको बोलता ही हूं।
अगर खाली नहीं होता, एटम का जो स्पेस है वो खाली नहीं होता, तो क्या उससे रेज पार हो सकता था? अल्फा रेज। अल्फा रेज में कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अल्फा रेज में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? अगर ये सही होता तो यहां भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी पास होने देगा नहीं, वो तो घुमा देगा ना, रिपल्सन करेगा ना। लेकिन सारा पास हो गया, इसका मतलब क्या है कि एटम पूरा खाली है, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बाहर में सब में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अच्छा देखिए, मैंने आपको डायग्राम से बताया है, ये हमारा मान के चलिए एक एटम है, गोल्ड का क्या है? एक एटम है। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक एटम है। इसमें क्या हुआ है कि देखिए, जब एक्स रेज इससे पास हुआ तो देखिए आराम से पास हो गया। क्यों पास हो गया? क्योंकि ये खाली है, ये एरिया, यहां से भी पार हुआ, पूरा पास हो गया। ठीक है ना, पूरा पूरा पास हो गया, यहां से भी पास हो गया। लेकिन देखिएगा कुछ रेज क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कब होगा? डिफ्लेक्शन तभी होगा जब प्लस यहां पे आपका अल्फा रेज में कौन सा चार्ज है? तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये तभी आपका डिफ्लेक्ट करेगा जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, तभी ना होगा डिफ्लेक्ट भाई। तो जैसे ये प्लस आता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, यहां आता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, आपका जो इक्वल चार्जेस होता है क्या करता है? रिपल्स करता है ना। अच्छा, तो देखिए यहां भी आया है कुछ, आपका डिफ्लेक्ट हो गया है ये। बाकी इस सब एरिया में देखिए सब पास हो गया है, सब पास हो गया है, पास हुआ कि नहीं? यहां से भी पास हो गया, यहां से भी पास हो गया, सब पास हो गया। तो अब देखिएगा कुछ रेज ऐसे भी हैं जो कि आए थे और सीधा टकरा के इससे वापस चला गया है। ठीक है ना। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया था? इस पूरे एक्सपेरिमेंट से यह समझ में आया था कि एटम जो है पूरा खाली है, एकदम क्या है, मैक्सिमम खाली है, बहुत ज्यादा स्पेस है उसके अंदर। और देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका इस एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, आपका सेंटर में लोकलाइज्ड है, सेंटर में क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो सारा पॉजिटिव चार्ज, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? तो पॉजिटिव चार्ज है। कौन चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए तो आप देखिए ये रे आया यहां से अल्फा रे, ये आपका डिफ्लेक्ट हो गया। क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। समझ रहे बात को? ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज इसलिए यहां से डिफ्लेक्ट हुआ। ये रे थोड़ा एकदम बीचों बीच आया, देखिए घूम के चला गया, तो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझ में आया कि भैया हमारा बीच में क्या है, एटम का जो बीच में होता है, परमाणु का जो बीच में होता है, वो होता है हमारा न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अच्छा एक और बात कि ये जो न्यूक्लियस जो होता है वो काफी डेंस होता है, काफी भारी होता है। इसलिए तो जब रेज आया तो सीधा टकरा के घूम गया वापस। ठीक है ना, भारी था, उसमें काफी इसका डेंसिटी काफी हाई है। इसका पूरे एटम का जो मास होता है ना, पूरे एटम का मास कहां पे कंसंट्रेटेड है? तो यहां पे कंसंट्रेटेड है। समझ में आया बात? तो पूरा एटम का जो बाहरी जो एरिया है सब क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। देखिए ये है आपका न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ये वाला हो गया। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है? हमारा खाली है। क्या है? खाली है। अच्छा ठीक है, तो ये सब हमारा इस एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आया। ठीक है ना। अच्छा आप थोड़ा हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने ये तो एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट किस लिए किया था? ताकि थॉमसन मॉडल को गलत कर सके। जाहिर सी बात है गलत हो भी गया, जब यहाँ पे खाली है और यहाँ पे दिखा रहा है कि पूरा भरा हुआ है। ठीक है ना, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया नहीं। ओके अच्छा, आप थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड साहब ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, वो एटम के बारे में कुछ बताए, अपना मॉडल दिया वो। ठीक है ना, कि एटम क्या है, कैसे है, क्या क्या उसमें कंसिस्ट करता है, सब बताया उन्होंने। ठीक है, तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या बताया अपने मॉडल में। तो उन्होंने बताया कि एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन विथ यूनिट मास एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला कि एटम जो होता है वो क्या कंटेन करता है? तो प्रोटॉन्स को कंटेन करता है। एटम में क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या बताया कि एटम में क्या होता है? आपका प्रोटॉन्स होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और मास कितना होता है? तो यूनिट मास होता है। ये बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। अब ठीक है, देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, पहले प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉन के बारे में बताया इन्होंने कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। फिर बताते हैं कि एटम में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन इसका जो मास होता है आपका इलेक्ट्रॉन का, वो काफी कम होता है।
तो प्रोटॉन की तुलना में इसका मास कितना होता है, तो 1/1850, ठीक है, 1/1850 पार्ट ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है ना। तो कितना छोटा हो गया, बहुत कम हो गया ना, मतलब कि नेग्लिजिबल होता है, एकदम ना के बराबर, ठीक है। ओके, तो याद रखने की बात क्या है कि प्रोटॉन का मास, ठीक है, आपका ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहां पे इन्होंने बोल दिया है, इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन, आपका जो एटम है, एटम, तो एटम में जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तभी तो आपका वो न्यूट्रल कहलाएगा। देखिए जब हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा था तो उस केस में इसका ड्रॉबैक क्या था, लिमिटेशन क्या था, क्योंकि ये न्यूट्रलिटी बता ही नहीं पा रहा था कि एटम न्यूट्रल कैसे है, ठीक है ना, ये एटम न्यूट्रल कैसे है ये बोल नहीं पा रहा था। लेकिन इसके मॉडल से समझ में आता है कि उन्होंने क्या बोल दिया, सबसे बड़ी बात बोल दी कि भैया जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा, तभी तो हो जाएगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो इससे आपका न्यूट्रलिटी का भी समझ में आ गया हमको, ठीक है ना, कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अच्छा, हैंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है तो आपका एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन एन एटम ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। बहुत बड़ी बात है, इन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड साहब ने बताया कि एटम में जो है आपका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं बाहर तरफ नहीं फैला हुआ है, ठीक है ना, एटम के बाहर तरफ नहीं फैला हुआ, कहां पे है वो, तो न्यूक्लियस में है, ठीक है। एटम में जितना भी आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे है, तो न्यूक्लियस में है। एटम का मास कहां पे कंसंट्रेटेड है, तो न्यूक्लियस में है, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा सा एक ड्रॉ भी कर देता हूं यहां पे आपको थोड़ा सा और समझने के लिए। थोड़ा सा हम लोग थॉमसन मॉडल को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या है ये। सॉरी, थॉमसन मॉडल नहीं, रदरफोर्ड मॉडल। ओके, तो इन्होंने बताया कि ये मान लीजिए आपका एक एटम है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा भैया, तो इन्होंने बोला क्या कि पॉजिटिव चार्ज होगा हमारा बीचों बीच होगा, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, सारा पॉजिटिव चार्ज इसी में रहेगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा इसमें क्या है, इन्होंने बताया कि आपका एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो प्रोटॉन्स कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे प्रोटॉन्स, ठीक है। इन्होंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, आगे बताएंगे इसको, ठीक है ना। अच्छा मुद्दे की बात उन्होंने क्या बताया कि जितना आपका प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना प्रोटॉन्स है उतना इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, इसलिए तो आपका न्यूट्रल होता है वो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन एटम ऑल द पॉजिटिव चार्ज, अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम में, एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे कंसंट्रेटेड है, तो आपका न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है, और कहीं नहीं मिलेगा पॉजिटिव चार्ज आपको न्यूक्लियस में ही मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अच्छा, एटम में जितना भी मास है, इसका जितना भी मास है वो कहां होता है, तो न्यूक्लियस में ही होता है, सेंट्रल रीजन में होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया ये बात, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड द इन द डेफिनिट पार्ट कॉल्ड ऑर्बिट। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। तो ठीक है, जब इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है तो इलेक्ट्रॉन सब कहां रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन सब क्या होता है, एक डेफिनिट पाथ में घूमता है। माफ कीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है एक डेफिनिट पाथ में क्या होते हैं, घूमते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन से कुछ पाथ में घूम रहा है, एक ऑर्बिट में घूम रहा है ना। तो इन्होंने प्रोटॉन का जगह बता दिया कि आपका प्रोटॉन कहाँ रहता है, तो प्रोटॉन रहता है आपका न्यूक्लियस में, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन का जगह बोल दिया कहाँ रहता है, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं उसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, ठीक है। ये आपको बता दिया गया। तो इन ऑर्बिट, इसको बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब आपको दिखाई दे रहा है राउंड राउंड सब क्या है, हमारे ऑर्बिट्स हैं। और इन ऑर्बिट्स में जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल
इलेक्ट्रॉन चाहे प्लानेटरी इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स चाहे प्लानेटरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अच्छा, एक यहाँ पे आया कि सर इसको प्लानेटरी इलेक्ट्रॉन काहे बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सन के अराउंड आपके बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं ना, सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो वैसे ही आपका ये न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं आपका प्लानेटरी इलेक्ट्रॉन्स चाहे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज डिटरमिन्ड बाय द लास्ट ऑर्बिट। अब इस एटम का वॉल्यूम कितना होगा, देखिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कि एक एटम है, ये आपका न्यूक्लियस हुआ, और मान इसमें मान लीजिए दो ही ऑर्बिट है, ठीक है ना, दो ही ऑर्बिट है, तीन ही ऑर्बिट है, ठीक है ना, और एक है आपका छोटा सा है, मान के चलिए एक ही ऑर्बिट है, ठीक है, एक में आपका बहुत सारा ऑर्बिट है। तो आखिर वॉल्यूम हम कैसे मानेंगे, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है किसका बड़ा है। तो देखिएगा जितना बड़ा ज़्यादा ऑर्बिट होगा, लास्ट ऑर्बिट, तो इसका देखिए इसका लास्ट ऑर्बिट कितना है, 1 2 3 4 हो सकता है इसमें। तो इसका वॉल्यूम जो है लास्ट ऑर्बिट से आप मानेंगे, लास्ट ऑर्बिट को देखेंगे, अच्छा इतना बड़ा इसका वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये वॉल्यूम इसका है, इसका सिर्फ इतना ही वॉल्यूम है, लास्ट ऑर्बिट इसका इतना ही है। तो आप लास्ट वॉल्यूम के आधार पर उसका वॉल्यूम को डिटरमिन करते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि बड़ा अच्छा मॉडल दिया इन्होंने, पर क्या ये मॉडल सक्सेसफुल था, क्या इस मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स था, क्या आगे चल के कुछ और मॉडल आएगा। जी हाँ, इस मॉडल में भी दिक्कतें हैं, ये मॉडल भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि आगे इसमें क्या आ सकता है, क्या हो सकता है। ओके, तो रदरफोर्ड साहब ने इतना कुछ तो बोल दिया, लेकिन वो एटॉमिक मास के बारे में कुछ नहीं बोल पाए कि एटॉमिक मास हम कैसे निकालें, उसको क्या होगा, उसका पैमाना क्या होगा, इसके बारे में वो नहीं बोल पाए। हालांकि 1920 में उन्होंने एक प्रिडिक्शन दिया था, भविष्यवाणी किया था, जस्ट बोला था कि जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये जो सेंट्रल पार्ट है, इसमें प्रोटॉन के अलावा एक और इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल है। उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, खाली प्रिडिक्ट किया था कि प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी है इसमें, सिर्फ प्रोटॉन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन के अलावा भी कुछ है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, ताकि बिना उसके हुए आप एटॉमिक मास को नहीं मतलब कि बता सकते आप, ठीक है ना। लेकिन आपका 1932 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था, जेम्स चैडविक नाम था, और उन्होंने 1932 में आपका न्यूट्रॉन का खोज कर दिया। किसका खोज कर दिया, न्यूट्रॉन का खोज कर दिया, और बताया कि न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन के साथ पाया जाता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो आपके प्रोटॉन के मास के जैसा ही होता है, ठीक है। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये वाला डिस्कवरी किया गया कि आपका जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया, ठीक है ना। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था कि न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन में, लेकिन मास होता है, और मास जो है वो आपका प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, ठीक है। तो आगे चल के आगे हम लोग जो क्लास जाएंगे हम लोग, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्कवरी अब कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, न्यूट्रॉन का कैसे होता है आपका एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी थोड़ा हम लोग देखते हैं कि आपका रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशंस क्या है और ड्रॉबैक क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने बताया, इन्होंने एटॉमिक मास के बारे में कुछ नहीं बताया, ये इसका ड्रॉबैक है, एटॉमिक मास के बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है, जो थ्योरी जो दिए हैं वो, तो उन्होंने ये नहीं बता पाया कि आपका एटम स्टेबल कैसे है। एटम स्टेबल होना चाहिए ना, स्टेबल मतलब क्या, एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन इनके मॉडल के हिसाब से एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या है भाई, ऐसा क्या है इनके मॉडल में, क्या है ऐसा कि इसके हिसाब से आपका एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि एटम में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर पार्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, आपके फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, घूमता है कि घूमता है, ठीक है। अब चलिए कि आपका एक इलेक्ट्रॉन मान के चलिए यहाँ पे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमना शुरू किया, ठीक है, ये चलना शुरू किया,
तो देखिएगा, ये जब राउंड कोई चीज घूमता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब राउंड घूमता है तो हर समय उसका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, वो एक्सेलरेट करता है। क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। मतलब क्या होता है, उसका वेलोसिटी फास्ट बढ़ता है, भागता रहता है, स्पीड बढ़ता रहता है, ठीक है नहीं। ओके, तो कोई भी चीज अगर एक्सेलरेट करता है तो वेलोसिटी उसका क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इस पॉइंट में है, फिर देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन चेंज होता है हर समय, तो वो एक्सेलरेट करता है, ठीक है ना। कौन करता है एक्सेलरेट, तो इलेक्ट्रॉन करता है एक्सेलरेट, ठीक है ना। और जब भी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, तो उस समय आपका एक एनर्जी रेडिएट करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है एनर्जी को। समझ में आ रहा है बात। इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है किसी ऑर्बिट में, तो उसका हर एक पॉइंट में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण वो एक्सेलरेशन आता है उसमें, ठीक है। और जब वो एक्सेलरेट करता है, तब उससे क्या निकलता है, तो एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। देखिए यहां से उसका एनर्जी निकला कि नहीं निकला, ठीक है ना। तो जब वो एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी आपका निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। तो एनर्जी जब निकल रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो उसका एनर्जी कम होते 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 कहां पहुंच जाएगा, वो आपका अंदर घुसने लगेगा। वो कहां घुसने लगेगा, अंदर घुसने लगेगा। अभी ये यहां घूम रहा था, अभी ये इस ऑर्बिट में घूम रहा था, लेकिन इसी में क्यों नहीं रहा वो, क्योंकि इसके हिसाब से देखिएगा, अभी ये यहां घूम रहा था, लेकिन वो एनर्जी लूज करता है। क्यों करता है लूज, क्योंकि वो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट क्यों करता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। तो जैसे एनर्जी लूज करेगा, वो अंदर की ओर घुसने लगेगा। देखिए घुस रहा है कि नहीं, यहां घुसा, फिर एनर्जी कम हुआ, फिर कम हुआ, एनर्जी कम, एनर्जी कम, एनर्जी कम, एनर्जी कम, लास्ट में क्या होगा, जाके आपका न्यूक्लियस में टकरा जाएगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में टकरा ही जाएगा, तब तो सब कहानी खत्म हो गया ना, फिर एटम बचा कहां, बताइए। जब आपका इलेक्ट्रॉन जाके घूमते 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 जाके आपका न्यूक्लियस में टकरा ही जाएगा, तो फिर बचा क्या, एटम तो बचा ही नहीं, एटम तो स्टेबल रहा ही नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा था कि रदरफोर्ड ने एटम का स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन कर नहीं पाए कि एटम स्टेबल कैसे है। अगर इनके थ्योरी पे जाया जाए तो भैया एटम को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, एटम स्टेबल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसके हिसाब से। लेकिन आगे चल के एक साइंटिस्ट आते हैं नील्स बोर। नील्स बोर ने बहुत ही बढ़िया मॉडल दिया, काफी रेवोल्यूशनरी मॉडल दिया, और उन्होंने बताया कि एटम इसमें क्यों नहीं गिरता है। अगर इनके अगर हिसाब से जाए तो आपका इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाएगा जाके, नहीं, ये तो फेल हो गया। जब ये गिर जाएगा इसमें तो फिर एटम तो बचा ही नहीं। लेकिन नील्स बोर आते हैं और नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है इसके अंदर, क्यों एटम स्टेबल है, घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर, ठीक है ना। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि नील्स बोर ने हमें क्या बताया है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। एकदम छोटा छोटा स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक भी चीज छूटेगा नहीं। और मैंने आपको बताया था कि आगे हम लोग इसे भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ था, प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ था, मतलब उस बकायदा उस एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।